देखिए, आज से आपका द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शुरू किया जा रहा है। इसमें आपका जो भूमिका बताई जाती है, इससे भी आपका दो तीन क्वेश्चन आ ही जाता है, कम से कम मान के चलिए। और क्वेश्चन आपका देखिए, संविधान नियम में आपका जो बिहार में भी 14-15 क्वेश्चन बनता है प्री में भी, और आपका यूपीजे में भी 15 क्वेश्चन मान के चलिए बनता है प्री में। आपका यूपीजे में, आपका एलएलएम में भी है, आपका नेट वोट देने जाएंगे वहाँ भी मिलेगा। और जैसे कि आप कहीं बैंक वैंक में एग्जाम देने जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट भागीदारी, माल विक्रय नियम, कंपनी ला, ये सब वहाँ भी पूछा जाता है। यानी कि जो कॉमर्स वाले रहते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। आपका नेट और बिहार में तो है, मैंने हर एक जगह ये आपको मिलेगा। तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 1872, तो सबसे पहले जो आपका ये देखना है कि संविदा का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद हम 1872 सन पर आएंगे बाद में। लेकिन संविदा होती क्या है और किस किस मैंने आपका आयोग ने और एलएलएम स्तर पर आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया वो भी हमें देखना है। आपका बीएचयू एलएलएम में भी इसके पहले वाले में क्या पूछा गया था, आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या पूछा गया, जे में क्या पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन आपका कवर भी करने हैं। तो देखिए, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या ठहराव कहते हैं, हिंदी में भी याद रखिए, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में संविदा नहीं दिया था, वहाँ आपका ठहराव लिखा था। तो चाहे संविदा दे या ठहराव दे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों बातें एक ही हैं। और एग्रीमेंट को या तो करार लिखेगा या समझौता लिखेगा। तो अगर कहीं करार लिखा हो, समझौता लिखा हो, तो उसका मतलब एग्रीमेंट हुआ, करार हुआ। और अगर कहीं कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो इंग्लिश वर्जन, तो उसका मतलब संविदा या आपका कह सकते हैं ठहराव। अब संविदा का निर्माण कैसे होता है ये आपको देखना है। तो बिना सेक्शन के एक निर्माण हम बताते हैं, और जो निर्माण आज बताया जाएगा उसी को कल आपका सेक्शन वाइज बताया जाएगा। यानी कि जो दो दो लेक्चर, कम से कम 3 लेक्चर रहते हैं, वह भूमिका में ही चले जाते हैं। क्योंकि संविदा नियम की योजना क्या है, तमाम बातें आपका संविदा का परिणाम क्या होता है, संविदा में जो आपका पूछा जाता है, आपका गुप्तता का सिद्धांत क्या है। तो संविदा में गुप्तता होती है, यानी कि आपका गुप्तता होती है। इसको जूरिस्प्रूडेंस से भी हमें जोड़कर पढ़ना है कि कब्जे के आवश्यक कब्जा में ये भी है कि कोई आदमी अपना कब्जा गुप्त रख सकता है। यानी कि गुप्त मतलब छुपा के रख सकता है। जैसे कि मोदी जी 8 बजे आ जाएं, तो मान के चलिए कुछ न कुछ खतरा मौजूद है। जब भी आए हैं, जब भी 8 बजे आए हैं शाम को, तो आपने देखा कुछ न कुछ हो के रहा है। और एक बार आए तो आपका नोट क्या हो गई, सब सभी नहीं, कुछ नोटें बंद हो गई। तो आपका जो पुरुष या औरतें थे, उन नोटों को आपका बक्से में, कॉपी किताब में
छुपा कर रखे थे। तो कब्जे में भी क्या होती है? गुप्तता। गुप्त रूप से रख सकता है आदमी आपका इसमें। तो आपका डॉक्ट्रिन आप माने प्रीवी क्या है या गुप्तता का सिद्धांत क्या है, ये भी आपका बहुत पूछा जाता है। तो हम बताएंगे, इसको कहते हैं आपका संविदा के संसर्ग का सिद्धांत, संविदा के संबंध का सिद्धांत। मैं देख रहा था पेपर में एक जगह गुप्तता पूछ दिया है। भाई आपका प्रीवी याद रखिए, ये नहीं कि गुप्तता आ जाए चाहे संबंध आ जाए। तो कुछ शब्द आप इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिए, हिंदी में शब्द चेंज कर रहा है। आइए एक मैंने कोई उदाहरण लेकर चला जाए और उसी उदाहरण पर तमाम नियम कायदे आज हो जाएंगे, जो सामान्य बातें हैं। देखिए आपका प्रयास नए लोग करें भाई इस उदाहरण को समझने का, क्योंकि यही उदाहरण आपका 20-25 धाराओं में सेट किया जाएगा आगे। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, इसका एक मकान है और ये मकान ये बी को बेचना चाहता है। तो सबसे पहला नियम ये आया कि आपका माने संविदा के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो सामान्यतः दो। इस उदाहरण में हमने एक व्यक्ति किसको माना? ए को, और दूसरा पक्षकार किसको माना? बी को। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि संविदा के लिए व्यक्तियों की संख्या तो सामान्यतः कम से कम कितनी होनी चाहिए? दो। अब दूसरा क्वेश्चन ये आया इंटरव्यू में भी कि क्या कोई व्यक्ति सेल्फ से, स्वयं से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं? तो सामान्यतः नहीं कर सकता, लेकिन इसके अपवाद हैं और इसको जब हम पढ़ाएंगे तो टीपीए की धारा 5 भी याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति स्वयं को भी संपत्ति का अंतरण कर सकता है। बेचना न कहिएगा, अंतरण मतलब विनिमय दान, सब बेचना बस सीमित दायरा हो जाएगा। ट्रांसफर कर सकता है। अब स्वयं सब कब जोड़ा गया प्री के लिए टीपीए में? यही है खासियत। तो 1929 में, पहले नहीं था, 1929। तो फिर एक बार अब आगे बढ़ा जाए इस उदाहरण को, इसी में हम गुप्तता भी देख लेंगे, तमाम सिद्धांत देखेंगे। अब आइए, ये चाहता है कि वह अपना मकान बेचे। भाई एक ये, अब सबसे पहले तो क्या ये इस बात को अपने मन में रखे? मन में तो भाई रखा ही है, मन में रखने से तो कोई माने बात नहीं हुई। तो कानून ये कहता है कि ये जब अपना मकान बेचना चाहता है तो इसके लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि वह प्रपोजल करे। प्रपोजल को आपका प्रस्थापना कहा जाता है। प्रपोजल मतलब ऑफर, ऑफर मतलब प्रस्ताव, प्रस्ताव मतलब इजब करे, इजब मतलब कि अपनी बातों को दूसरे को पहुंचाए। लेकिन लीगल भाषा में भी याद रखिए हम क्या कहेंगे? प्रपोजल। प्रपोजल आपका, तो इस उदाहरण में कौन बेचना चाहता है मकान? ए। तो ए प्रपोजल करे। प्रपोजल माने भाई प्रस्थापना या ऑफर। अब बिहार में अभी क्वेश्चन बना था, एक किसको किसको ऑफर कर सकता है? एक तो पूरे समाज को कर सकता है, तो भाई दूसरा आपका केवल बी को कर सकता है। तो अब बताइए, अगर ये पूरे समाज को प्रपोजल करता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति आए और मैं अपने इस मकान को बेचूंगा, तो ये जो प्रपोजल होगा ये पब्लिक प्रपोजल होगा या जनरल प्रपोजल होगा या लोक प्रस्थापना या साधारण? तो बिहार में एक क्वेश्चन आया था, पहला देखिए कि ए अपना घोड़ा बेचने की प्रस्थापना करता है समाज में, तो यह प्रस्थापना कैसी प्रस्थापना है? यह कैसा ऑफर है, कैसा प्रस्ताव है? तो जो पूरे समाज को किया जाए उसे हम जनरल ऑफर या लोक प्रस्थापना, साधारण प्रस्थापना या जन सामान्य को प्रस्थापना कहते हैं। याद रखिएगा।
अब आइए, ए बी को ही प्रपोजल करता है। तो अब आप लोग बताइए, ये सामान्य प्रपोजल हुआ कि विशिष्ट? भाई सामान्य नहीं हुआ। सामान्य का मतलब हुआ कि पूरे समाज को किया जाए, और विशिष्ट का मतलब पूरे समाज को नहीं। बताइए हो। आइए, आज ये अंदर बैठिए, बैठिए पीछे उधर। और तो कोई नहीं है ना? बैठिए, बैठिए। थोड़ा आज पहला दिन है ना, तो थोड़ा पहले शुरू हो गया, कल से शेड्यूल और सही हो जाएगा। कांटेक्ट थोड़ा बहुत बताया जा रहा है, अभी शुरुआती दौर है, आज कम ही चलेगा, आधा पौन घंटा। कल से आपका लीगल तौर पे चलने लगेगा। आज एक सामान्य बातें बताई जा रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, कुछ सिद्धांत उधांत। तो ये आपका प्रपोजल करता है, आपका विषय करता है। तो अब आपको ये देखना है कि अगर किसी विशिष्ट व्यक्ति से प्रपोजल किया जाए तो वह स्पेसिफिक प्रपोजल होगा। विशिष्ट प्रस्तावना कही जाती है स्पेसिफिक प्रपोजल। और ये यही प्रपोजल किससे करे? पूरे समाज से, तो उसे पब्लिक प्रपोजल कहा जाता है। अब बिहार में क्वेश्चन ये बना, क्वेश्चन पकड़िए, क्योंकि भाई ये नहीं कि डायरेक्ट डायरेक्ट का ही आ जाए। समस्या ये बना था कि आपका ए एक व्यक्ति है, उसका भतीजा खो गया है, और वह ये माने प्रस्थापना करता है कि जो भी व्यक्ति मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा, मैं उसे 501 रुपया इनाम दूंगा। ये प्रपोजल या प्रस्थापना या ऑफर या प्रस्ताव या इजब उर्दू में कहा जाता है। कैसा इजब है? सामान्य है कि विशिष्ट है, यानी कि पब्लिक है कि स्पेसिफिक है? पब्लिक, क्योंकि सभी लोगों को किया गया है कि जो भी व्यक्ति समाज का हमारे बच्चे को क्या करेगा, खोज कर लाएगा। तो भाई सतर्क रहना है। अब आगे देखिए, ए ने बी से यह प्रपोजल किया कि मैं अपना मकान तुम्हें बेचना चाहता हूँ। अगर तुम खरीदने के लिए अगर तुम खरीदना चाहते हो तो अपनी रजामंदी हमें बताओ, कम्युनिकेट करो, संसूचित करो। अब समस्या देखिए कहाँ है। तो अब जब ए प्रपोजल करे, तो एक तो ये करे कि वह प्रपोजल निश्चित हो, अनिश्चित न हो। अब मान लीजिए एक कहे कि मैं 1 लाख या 2 लाख रुपया में बेचना चाहता हूँ। तो झारखंड का ये क्वेश्चन है, अभी बिहार में पूछा गया था कि ए बी को प्रपोजल करता है कि वह अपना घोड़ा 500 या 1000 रुपये में बेचेगा। तो यह प्रपोजल कैसा प्रपोजल होगा? तो यह जो प्रपोजल होगा, क्योंकि सर्टेन नहीं है कि 500 में घोड़ा बेचा जाएगा कि 1000 में, अतः इस प्रपोजल को अगर भी एक्सेप्ट भी कर लेता है तो सेक्शन 29 के तहत कॉन्ट्रैक्ट के यह आपका जो करार होगा वह वाइड होगा, बातिल होगा, शून्य होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो आपका जो जो देखिए, केवल उदाहरण नहीं चल रहा है, इन उदाहरणों पर जिन राज्यों में अभी करेंटली जो क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन तो आपका अभी मिल गया, जो अभी दोनों राज्यों में, बिहार में भी आया था और मेंस में भी आया था, प्री में भी आया था। अब अगला ये देखा जाए, मान लीजिए भाई आगे बढ़ाने के लिए निश्चित तो किया जाए। मान लीजिए ए प्रपोजल करता है कि वह 1 लाख रुपए में आपका है भी, वह एक अपना मकान 1 लाख रुपए में तुम्हें मैं बेचना चाहता हूँ। ए ने प्रपोजल किया। अब अगला नियम ये आया कि ए ने जो प्रपोजल किया है उसका मेथड क्या होना चाहिए, ढंग क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए। तो बस एक लाइन, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है और प्री में तो कई बार आया है। तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 3 यहाँ काम करेगा। कई लोग गलत करके आते हैं। 3 वह मेथड बताता है जिस मेथड से ए इस उदाहरण में प्रपोजल करेगा
या बी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट इत्यादि करेगा। तो आप लोग बताइए, अब आपका ए क्या करे अपनी बात को रखने के लिए? या तो कोई एक्ट करे, एक्ट मतलब कि या तो कोई क्या करे कार्य, या ओमिशन करे यानी कि लोग। यानी कि ढंग क्या होना चाहिए भाई? अभी शॉर्टकट में चल रहा है, कोई बेहरक शुरू नहीं हुआ। या तो एक कोई कार्य करे, मैंने एक्ट मतलब कुछ करना, और ओमिशन का मतलब कुछ न करना। तो अगर न करना कैसे होगा, करना कैसे होगा, ये आगे बता जाएगा। आपका आगे देखिए भाई। अब ए ने 1 लाख पर ऑफर कर दिया। अब आपका अब ये है कि भाई ये चाहे तो इसी में एक शर्त भी लगा सकता है। कंडीशन देखते रहिए। कहे ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें अपना मकान 1 लाख रुपया में बेचूंगा यदि तुम सी की हत्या कर दो। तो आप लोग तुरंत अब दिमाग लगाइए कि इस करार का जो पर्पज है या और आपका कंसीडरेशन है, वह आपका माने इनवैलिड है कि वैलिड है, यानी कि विधि विरुद्ध है कि विधि पूर्ण है। तो आपको क्या लगता है, वैध है कि अवैध? सामान्य भाषा में अवैध। तो ऐस अगर अवैध है, अवैध न कहेगा, आपका विधि विरुद्ध। क्योंकि पिछली बार यूपीजे में फंसाया था क्वेश्चन, अवैध है कि विधि विरुद्ध। तो अवैध नहीं कहना, जो कानूनी भाषा में है हम बता भले रहे हैं, लेकिन हम उसका लीगल रूप भी बता रहे हैं कि तो ये जो उद्देश्य और प्रतिफल है, ये आपका विधि विरुद्ध है। तो अब समस्या आपके दिमाग में ये घूमनी चाहिए कि जब किसी करार का उद्देश्य और प्रतिफल विधिपूर्ण नहीं है, लाभफुल नहीं है, तो उस करार का क्या मतलब होगा? वह करार वैध होगा कि शून्य होगा? तो शून्य होगा। और तुरंत आपका जो पुराने लोग हैं, यही आपका है कि जैसे ही पढ़ाया जाए आपका सेक्शन जो है दिमाग में घूमते रहना चाहिए। तो आपका एक तो कॉन्ट्रैक्ट की धारा 23 में जाएगा। कौन सी धारा? 23 में। और आपका इसी के साथ हम कोरिलेट करके भी अब पढ़ाते रहेंगे। और टीपीए की धारा 25, दोनों एक साथ पढ़िएगा। यानी कि संविदा अधिनियम की कौन सी धारा? 23। और सेम बात बताई गई है टीपीए की कौन सी धारा में? 25। अभी सेक्शन ना याद करिए भाई न लोग, पहले हम सेक्शन बता दे रहे हैं, सेक्शन अभी ना जानिए, सेक्शन कल से जानिएगा। अब इसको आगे बढ़ाया जाए नियम को, देखिए आपका। अब ए जब बी से प्रपोजल कर रहा है, तो ए को कोई एक्ट या ओमिशन करना चाहिए ताकि ए की जो बात है, ए का जो प्रपोजल है, वह किसके नॉलेज में आ जाए? बी के। यानी कि ए अपनी बातों को कम्युनिकेट करे, इसको कम्युनिकेट करे बी को। अब यहीं एक और समस्या आ जाती है कि क्या बी बिना नॉलेज के, ए के प्रपोजल के बिना नॉलेज के, ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं? तो ए ने जो प्रस्ताव किया है, बी को जब तक कि ए का प्रस्ताव मालूम न हो, बी स्वीकार नहीं कर सकता। आगे केस से बताया जाएगा। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त का फिर बिहार ने बनाया था क्वेश्चन। अगला देखिए, अब ए से प्रपोजल पहुंचवा दीजिए। मान लीजिए ए ने या तो फोन से कह दिया बी को, या लेटर भेज दिया, फैक्स भेज दिया, जो भी भेजा उससे मतलब नहीं है। बी तक अपनी बात ए ने क्या कर दी? पहुंचा दी। अब यहाँ आपका इंटरव्यू में पूछा कि ए अपने तोते को रटवा कर भेज दे रहा है, कबूतर को भेज दे रहा है, कुत्ते को भेज दे रहा है। तो वो जमाना आपका, वो जो जमाना था पुराना, कुत्ता इत्यादि का, वो समाप्त हो गया। अब जो प्रपोजल होना चाहिए, इत्यादि होनी चाहिए, वह कुत्ता बिल्ली के माध्यम से नहीं। अब आपका जो आधुनिक तरीके हैं,
मानव द्वारा हो या इत्यादि द्वारा। अब कुत्ता बिल्ली न कर दीजिएगा। अब तोता होता कबूतर, ये इंटरव्यू में भी पूछा गया था। अब आइए, इसी में एक और उदाहरण देखिए कैसे बना। ए फोन से बी से बता रहा है कि हम अपना मकान तुम्हें बेचना चाहते हैं। जैसे ही दाम बता रहा है वैसे ही आपका आवाज कट गई है और बी दाम सुन नहीं पाया। तो क्या प्रपोजल की जो संसूचना थी वह पूर्ण हो गई कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बी उस बात को पूरी तरह सुन नहीं पाया। ये भी पूछा गया है। जो अगला उदाहरण हवाई जहाज का बना है भाई, देखिए कितनी समस्याएं बनाई जा रही हैं कि ये नदी के इस किनारे हैं, चिल्लाते हुए बी से प्रपोजल करता है। तब तक एक हवाई जहाज गुजरता है और एक ही बातें बी को सुनाई नहीं देती। क्या प्रपोजल की संसूचना, कम्युनिकेशन पूर्ण हो गया कि नहीं? नहीं हुआ। क्योंकि जब तक कि बी के नॉलेज में ना आ जाए तब तक ए द्वारा जो प्रपोजल किया गया है वह पूर्ण नहीं होगा। ये इंटरव्यू में पूछा गया। तो क्या करना पड़ेगा? ए पुनः कहे, एक पुनः उस बात को किसको बोले? बी को। अब आगे देखिए भाई, 1 लाख में ही ले चल जा, आगे बढ़ाया जाए। अब ए ने अपना प्रस्ताव बी को संसूचित कर दिया। अब गेंद किसके पाले में है? बी के। अब बी पर आ जाइए। बी आपका, बी को अब क्या करना है? या तो बी मौन रह जाए। आप बताइए, अगर बी प्रपोजल पा लिया और मौन रह गया तो क्या माना जाएगा? स्वीकार किया कि इनकार कर दिया है? इनकार। यानी कि बी कुछ न कुछ अपनी ओर से करे। दूसरा नियम देखें, बी ने पूरी तरह से आपका एक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तो एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि इसको कहा जाता है प्रतिग्रहण कर लिया। प्रतिग्रहण माने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ये कहा जाता है। यानी कि कबूल कर लिया, उर्दू में कहिए। एक इजब को किसने कबूल कर लिया? बी ने। तीसरा नियम देखिए। तीसरा नियम ये हो सकता है कि ए बी ए के प्रस्ताव को तो स्वीकार करे, लेकिन जो रकम की बात है वह कहे कि हम 1 लाख रुपया नहीं देंगे, बल्कि कितना दाम देंगे? 90,000। यही आपका बार बार क्वेश्चन उठ रहा है कि अगर कोई प्रपोजल है और बी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, हूबहू नहीं किया, अपनी ओर से बी ने कंडीशन या शर्त लगा दी है और 1 लाख में स्वीकार न करके कितने में स्वीकार किया है? आपका 90,000 में। तो आपका BHULL में क्वेश्चन बना था, केस बना था इस पर। अब इसको थोड़ा सतर्क होकर समझिए। अगर भी 1 लाख में तैयार नहीं हुआ खरीदने के लिए, बल्कि कितने में हुआ? आपका 90,000 में। तो जैसे ही भी 90,000 में खरीदने के लिए तैयार हुआ, ए का जो ये प्रस्ताव था, उसी क्षण ए का जो प्रपोजल था वह समाप्त हो गया और बी का प्रपोजल एक नया प्रपोजल माना जाएगा। यानी कि प्रपोजल के बदले प्रपोजल, इसको हम कहते हैं काउंटर ऑफर। याद रखिए, प्रति प्रस्ताव। यानी कि बी ने क्या किया है? प्रति प्रस्ताव। भाई याद रखिए, काउंटर प्रपोजल। अब यहाँ जो क्वेश्चन आपका बनता है कि जब भी काउंटर प्रपोजल कर दिया तो जैसे ही भी कंसेप्ट बनाइए, अपनी ओर से काउंटर प्रपोजल करता है, ए का जो प्रस्ताव था उसी क्षण वह क्या हो जाएगा? रद्द, समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा। अब ये माना जाएगा कि बी ने प्रपोजल किया है
और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना या डिनाई करना अब किसकी इच्छा पर है? एक, चाहे ए स्वीकार करे या इनकार। अब देखिए, ए इनकार कर दिया कि 90,000 में हम क्या करेंगे, नहीं बेचेंगे। पुनः आपका क्या हुआ कि बी पुनः बाद में 1 लाख में तैयार हो गया कि हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपया में खरीदेंगे। तो अब आपका संविदा हो गई कि नहीं, यही पूछा जाता है। तो आप लोग बताइए, पुराने लोग, तो संविदा हुई कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जैसे ही बी ने काउंटर ऑफर किया था, ए का जो प्रपोजल था वो क्या हुआ था, उसी क्षण समाप्त। अब इस पर केस पूछा जाता है, तो केस तो बम्पर हाल पेन पूछा गया था। आपका बीएचयूएलएल में एक बार अजीब क्वेश्चन आ गया कि बम्पर हाल पेन क्या था। अरे भाई, जमीन का एक टुकड़ा था, उसी का नाम क्या अभी पूछा गया था कि बम्पर हाल पेन क्या था। मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किसका नाम था। तो जमीन का एक टुकड़ा था। एक सेकंड भाई, फोन देखिए, अगला क्वेश्चन आइए, आगे बढ़ाया जाए भाई। अब अगला नियम आइए, क्योंकि भाई स्वीकार करवाएंगे तभी तो मामला आगे बढ़ेगा। ए ने प्रपोजल किया कि हे बी, मैं तुम्हें अपना मकान 1 लाख रुपया में बेचना चाहता हूँ। अगर तुम खरीदना चाहते हो तो अपनी अनुमति संज्ञापित करो, संसूचित करो, बता दो। बी ने भी हामी भर दी कि हे ए, हम 1 लाख रुपया में तुम्हारा मकान क्या कर देंगे, करेंगे, खरीदेंगे। अब आप लोग आगे बढ़िए। प्रस्ताव कौन किया था? ए। और उस प्रस्ताव को स्वीकार कौन किया था? बी। अब जैसे ही बी ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, अब एक तो दोनों का नाम चेंज होगा, यानी कि ए का भी नाम चेंज होगा और कानूनन बी का भी। अब ए को कहा जाएगा वचनदाता, प्रामिजर, वचनदाता, और बी को कहा जाएगा प्रामिजी या वचन ग्रहिता। अब याद रखे कानूनी भाषा में भी, अब यह नहीं कि जो व्यक्ति प्रपोजल या ऑफर या प्रस्ताव किया है, उसका अब लीगल नाम क्या होगा, तो वचनदाता। जहां भी बैरक में वचनदाता है, इसका मतलब कि वह व्यक्ति सबसे पहले क्या किया था, प्रपोज। और वचन ग्रहिता है तो वह व्यक्ति प्रपोजल को क्या किया था, स्वीकार। भाई आगे हम बताएंगे डिटेल में। जैसे ही बी ने ए के इस प्रपोजल को स्वीकार किया, ए का जो प्रपोजल था वह अब प्रपोजल नहीं रहा, कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया, और वह परिवर्तित हो जाएगा वचन में। वचन मतलब प्रामिज, प्रामिज मतलब वादा, वादा मतलब प्रतिज्ञा। यानी कि अब जो पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया यूपीए में कि वचन क्या है, तो आप लोग फिर एक बार नए लोग सतर्क रहिए। जो प्रपोजल क्या हो गया, एक्सेप्ट, वही प्रपोजल किसमें कन्वर्ट हो गया, वचन में। तो प्रामिज क्या है, तो प्रतिगृहित प्रस्थापना ही वचन है। अर्थात आसान भाषा में जो प्रस्ताव क्या हो चुका है, स्वीकार, अब वह प्रस्ताव ही किसमें कन्वर्ट हो गया, वचन। वचन मैंने वादा, वादा मतलब प्रतिज्ञा। अब आइए, अब दोनों तरफ से वादा कराइए। जब दोनों तरफ से वचन आ जाएंगे, वादा हो जाएंगे, तो अब समझौता बनेगा, करार या एग्रीमेंट। तो अब करार का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? अब आइए, ए ने भी अपनी ओर से वचन दे दिया कि मैं 1 लाख रुपये में अपना मकान बेचूंगा। बी ने भी अपनी ओर से वचन दे दिया
कि मैं 1 लाख रुपया में तुम्हारा मकान खरीदूंगा, तो वादा तेरा वादा, तो दोनों तरफ से वादे हो गए, तो क्या उसको बोलेंगे एग्रीमेंट या समझौता या करार। और जब ये करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति कर दे, तो अब ये करार किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट में। इसमें कन्वर्ट होगा। अब एक क्रम लास्ट में बनाया जाए, कल हम डिटेल में बताएंगे। अभी तो सामान्य ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, यही पढ़ना है कैसे क्या होगा, और कुछ नहीं पढ़ना है। इसी को आपका झुआ धाराओं में पढ़ना है, एक एक जो छोटी छोटी बातें हैं, और कुछ नहीं पढ़ना है। वह उसके बाद ब्रिज कराया जाएगा, और ब्रिज कराकर आपका 4 उपचार है वो बताना है। लेकिन अब जो एक दो क्वेश्चन और निकाल ही लिया जाए भाई, कम से कम पहला दिन है तो 2-3 क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। अब एक सही क्रम पूछा जाता है, तो सही क्रम क्या है? तो सही क्रम कौन सा क्रम सही है? तो आप लोग बताइए। सबसे पहले संविदा तो लास्ट में भाई बनी, सबसे पहले क्या किया गया? प्रपोजल किसने किया है? इस उदाहरण ए, तो सबसे पहला प्रावधान पर कौन आ गया? प्रपोजल। ठीक, उस प्रपोजल को किसने स्वीकार किया है? तो आपका, तो उसको नहीं वचन ग्रहीता भी नहीं कहिए, अभी स्वीकार करने के बाद उसको हम कहेंगे आपका प्रतिगृहिता, या जो एक्सेप्ट किया है। यानी कि ए के प्रस्ताव को बी ने क्या किया है? एक्सेप्ट। तो पहला हो गया प्रस्थापना, दूसरा प्रतिग्रहण, उसको हम कहते हैं एक्सेप्ट। प्रतिग्रहण, प्रतिग्रहण इस उदाहरण में किसने किया है? बी ने। इसके बाद आइए, या इसके बाद पर ही आपका ध्यान बटेगा। पहले प्रस्थापना, दूसरा चरण प्रतिग्रहण। प्रतिग्रहण के बाद बताइए क्या बताया गया था? जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, तो वह प्रपोजल किस में कन्वर्ट हो गया था? वचन। तो तीसरा प्रावधान पर कौन आया? वचन। और जब दोनों तरफ से वचन आ गए, वादा हो गए, तो क्या बन गया? करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति कर दिया, तो क्या बना? तो सही क्रम याद रखिए भाई। प्रस्थापना, प्रतिग्रहण, तीसरा वचन, चौथा करार, और पांचवा संविदा। गलत ना हो, कम से कम ये। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, तो स्थिति बदलती है, और इसी में आपका BHULLM में भी पूछा गया था, और तमाम जगह आपका बारूद भरी ट्रेन, यानी कि एंसन महोदय का कोटेशन BHULLM में भी आया था, और बहुत अच्छा कोटेशन देते हैं कि जैसे ही ए का प्रपोजल बी ने एक्सेप्ट कर लिया, अब ए और बी अपने अपने वादों से बंध गए, अब मुकरेंगे नहीं। मुकरेंगे तो क्या वसूला जाएगा? वो तो कल से बताया जाएगा, कल पूरा सेक्शन वाइज कवर करेंगे। एक उदाहरण पूरा सेक्शन बता जाएगा, उसके बाद शुरू होगा। तो उसी प्रकार एंसन महोदय याद रखिए, जैसे ही बारूद भरी ट्रेन आ जाए, तो कौन सा आपको मारना है? एंसन। बारूद भरी ट्रेन है, एक माचिस की तीली जलाकर फेंकी जाती है, उस बारूद में आग लग जाता है, आग लग जाती है, तो क्या बारूद को पुरानी अवस्था में वापस लाया जा सकता है कि नहीं? नहीं। तो उसी प्रकार जब ए का प्रपोजल किसने एक्सेप्ट कर लिया? बी ने। तो क्या अब वादा तोड़ा जाएगा कि नहीं? नहीं। अब संविदा हो गई। ये हम नहीं बता रहे, याद रखिएगा। जैसे ही बारूद और ट्रेन का उदाहरण आए, इधर उधर नहीं भागना है। किसको मारना है? एंसन महोदय का। BHULM में ये भी क्वेश्चन आया था। अब आपका आगे जो इसमें, यानी कि ये संविदा का निर्माण हो गया। अब भाई ए सक्षम होना चाहिए, बी सक्षम होना चाहिए। ए ने प्रपोजल किया है, तो ये ना हो कि बी ए को धमका दे कि हम तुम 1 लाख में नहीं 10,000 में अपना मकान बेचो। ये नहीं कि ए ही कपट कर दे बी से, बी ही कपट कर दे।
कहीं ये ना हो कि ये करार ही अनैतिक हो। तमाम बातें हैं और आपका समाश्रित करार भी पढ़ना है। समाश्रित मतलब कि दूसरे पर आश्रित। एक दिन मैं उदाहरण भी बताया था और 31 से लेकर 36 तक हमें पढ़ना है। एक दिन मैं उदाहरण बताया था, आगे भी वह उदाहरण चलेगा। आपका समाश्रित संविदा मतलब कि जो संविदा स्वतंत्र नहीं होती, दूसरे पर निर्भर करती है। एक उदाहरण लास्ट में बता दूं मैं, फिर सामान्य बातों में भाई आपका लास्ट में बता रहा हूँ, कल से और चलेगा ही। 2 बार मैं बता भी चुका हूँ क्लास में। आपका एक मगरमच्छ से भरा तालाब है और उस तालाब में एक आदमी इनाम की घोषणा करता है कि जो भी व्यक्ति इस तालाब को तैर कर पार कर जाएगा, उसे मैं 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। तो अब पकड़ते रहे कॉन्ट्रैक्ट में। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका पब्लिक ऑफर है कि स्पेशल? किसको किया गया? एक आदमी को कि सबको? बस जनसाधारण को। तो सामान्य प्रस्थापना, जन सामान्य की प्रस्थापना, साधारण प्रस्थापना, पब्लिक ऑफर, जनरल ऑफर, जो भी कही आगे, जन जन को या समाज को प्रपोज। एक आदमी, अब इसमें देखिए ध्यान से, 5 लाख रुपया पाएगा, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये दूसरी घटना पर निर्भर है कि कौन पाएगा। तो जो क्या करेगा, पहले तय कर तालाब को क्या करेगा, पार। तो पहले शर्त का पालन करना पड़ेगा कि 5 लाख मिल जाएगा। तो पहले पढ़ना पड़ेगा कि पहले नौकरी ही मिल जाएगी? भाई पढ़ना पड़ेगा और समय आ गया है। अभी आपका एक व्यक्ति जाता है, छपाक से कूदता है, यानी कि बड़ी तेज से, फिल्म वाली छपाक से नहीं, वैसे ही छपाक से, जैसे छपाक से फेंका जाता है ना एसिड, वैसे ही बहुत तेजी से कूदता है। मैं, वो कहा जाता है कि पलक झपकते ही, यानी कि कोई देख ही नहीं पाया कि कब ये कूद गया तालाब में। और तैर कर पप्पू क्या होता है, तालाब को पार कर जाता है। पप्पू भी सन्न रह गया कि हम तो चुनाव जीत गए, हम तो तालाब पार कर गए। भाई अब ये कैसे हो गया? भाई आपका मीडिया वाले आ गए, पूछने लगे पप्पू से कि कैसे आपने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। तो बेचारे की बोलती ही बंद थी। तब तक उसकी पत्नी आई और कहा कि ये जो ये निकम्मा है, दिन भर सोशल मीडिया